स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग बहुत अच्छी तरह चल रहा है। आप लोग का जो उत्साह अभी तक बना हुआ है ये एक बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात है और आपके उत्साह से हमारा भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। ऑलरेडी मैसेज आना शुरू हो गए हैं एक्सटेंशन के लिए और हम लोग भी उसके लिए सोच रहे हैं। प्रभु जी की इच्छा हुई तो फिर से ये एक्सटेंशन होगा। हम जल्दी ही इसके बारे में आपको बताएंगे। आज एकादशी है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रत्येक एकादशी को राम नाम संकीर्तन होता है। तो अभी तो यहाँ आश्रम में किसी को यहाँ बैठने की मनाही है, केवल खड़े खड़े दर्शन होते हैं। तो इसलिए ऑनलाइन हमारे जैसे संध्या आरती, प्रतिदिन संध्या आरती ऑनलाइन हम लोग दिखाते हैं, उसी प्रकार से उसी चैनल से ही राम नाम संकीर्तन शाम को 6 बजे से आज उसका आप उसको लाइव देख सकते हैं। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से स्वामी अखंडानंद जी महाराज के बारे में कुछ बातें की, कुछ चर्चा की। अद्भुत उनका जीवन है और उनके बारे में बहुत सारी किताबें प्रकाशित हुई है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, बंगला, विभिन्न भाषाओं में। क्योंकि अब हम लोग को आगे बढ़ना है। स्वामी विवेकानंद हमारे लिए राह देख रहे हैं। जूनागढ़ तक हमने उनको पहुंचाया था। हमने देखा था किस प्रकार से राजस्थान की भी बातें हमने की। राजस्थान से फिर स्वामी जी खेतड़ी छोड़ करके अजमेर, जयपुर, अजमेर होते हुए अहमदाबाद आते हैं। अहमदाबाद से फिर लाल शंकर उमेश सगत रवाड़ी के पास से होते हुए बर्डवान होते हुए लिमड़ी में किस प्रकार से उनकी जीवन रक्षा होती है, प्राण रक्षा होती है। और यशवंत सिंह जी लिमड़ी के महाराजा के किस प्रकार से उनके शिष्य बनते हैं। फिर वहाँ से किस प्रकार से वे भावनगर जाते हैं, भावनगर के महाराजा के साथ कैसी अच्छी बातें होती है और किस प्रकार से वहाँ पर संगीत की मजलिस होती है। और फिर वहाँ से सीहोर में गौतमेश्वर महादेव के मंदिर में ध्यान करते हैं और फिर आते हैं वहाँ से जेतसर स्टेशन होते हुए ट्रेन द्वारा जूनागढ़ पहुँचते हैं। जूनागढ़ में ऑलरेडी लिमड़ी के महाराज यशवंत सिंह जी ने कहा था कि आप अभी जहाँ भी निवास स्थान करना हो तो अपरिचित स्थान पे कभी मत रुकिए। और स्वामी जी को भी बहुत कड़वा अनुभव हो गया था, इसलिए उन्होंने भी यही सोचा और इधर यशवंत सिंह जी ने सब परिचय पत्र दे दिए थे। तो जूनागढ़ के दीवान के नाम परिचय पत्र दिया था। जूनागढ़ के दीवान थे हरिदास विहारीदास देसाई, जैसा हमने कहा। और ये स्वामी जी इनके संपर्क में आकर के बहुत प्रभावित होते हैं। इधर हरिदास देसाई भी स्वामी जी से प्रभावित होते हैं। स्वामी जी की उम्र उस समय मात्र 27 साल की, पर एक यंग सन्यासी इतना अधिक विद्वान हो सकता है, इतनी कल्पना के बाहर, इतना तेजस्वी। नॉर्मली यह उस समय के यही धारणा थी कि वृद्ध स्वामी जी जितने सन्यासी होंगे वृद्ध होंगे, बड़ी उम्र के होंगे और इस प्रकार से। और फिर उनके बाह्य देश भी परिवेश ऐसा होगा, रुद्राक्ष की माला होगी, जटा होगी, दाढ़ी होगी। तो ये विचित्र प्रकार के उनको ये सन्यासी पर, और इतना अच्छा इंग्लिश बोलने वाले और एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, कोई भी नॉलेज ऐसा नहीं जो उनके पास न हो विश्व के किसी विषय पर। एकदम बहुत ही प्रभावित हो गए। और स्वामी विवेकानंद जी जिस जगह पर उनको रखा था, हरिदास देसाई ने मोस्ट प्रोबेबली अपने जगह पर रखा था, तो जिस जगह पर रखा था वो
हरिदास देसाई के मकान में यदि रहे हों तो हरिदास देसाई मकान, दीवान जी जिस मकान में रहते थे, दीवान जी का तो बहुत बड़ा बंगला था, उसमें यदि रहते थे तो वो बंगला अभी टूट गया है। उसकी जगह पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिस आ गई है। पहले पुरानी ऑफिस थी, अभी उसको तोड़ करके नई ऑफिस आ गई है। तो इसलिए वो बिल्डिंग तो नहीं है, वो जगह पर जगह अवश्य है। वहाँ जगह पर, जिस जगह पर वो बिल्डिंग थी, वो वहाँ पर अभी साइकिल स्टैंड वगैरह बनाया है, पार्किंग वगैरह है। तो पार्किंग जगह पे बैठकर खड़े होकर के आप कल्पना में जा सकते हैं कि इसी जगह पर स्वामी जी रहे होंगे। तो स्वामी जी के पास रोज प्रतिदिन हरिदास देसाई दीवान जी अपने सभी ऑफिसर्स के साथ, अकेले नहीं, सभी ऑफिसर्स के साथ जाते थे स्वामी जी के पास और घंटों बैठते थे और उनकी बातें सुनते थे। देर रात तक ये सब बातें होती रहती थी। तो ये बहुत ही उनको उस समय, यह जो समय था उनका जूनागढ़ का, वह समय इस प्रकार से ज्ञान वितरण में स्वामी विवेकानंद का समय गया। साथ साथ में उन्होंने जूनागढ़ में कई वहाँ पर ऐतिहासिक स्थल, इनकी भी मुलाकात ली। वहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स हैं, खपरा खड़िया केव्स हैं, वो हजारों वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। वहाँ पर पहुँच करके अभी भी ऐसा लगता है यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्र मानो बोले जाते होंगे, जब हजारों बौद्ध साधु इस विराट, इतनी विराट सब गुफाएं हैं, अभी भी भव्य वो गुफाएं हैं, खापरा खोड़िया की गुफाएं। फिर ऊपरकोट का बहुत बड़ा किला है, वो किले का भी रिपेयरिंग काम हरिदास देसाई जी ने कराया था, वो किला है। फिर वहाँ पर से गिरनार पर्वत है। गिरनार पर्वत को तो हिमालय से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है, प्राचीन माना जाता है और साधु संतों की भूमि माना जाता है। कितने साधु संतों ने वहाँ पर कितनी तपस्या की है। तो यह पवित्र गिरनार, और यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी जिनको बहुत मानते थे, ऐसे पवारी बाबा, उनकी बात हमने कही थी किस प्रकार से पवारी बाबा के यहाँ स्वामी जी कई दिन तक रहे थे। तो पवारी बाबा ने अपनी साधना इसी गिरनार पर्वत पर की थी। तो इसलिए स्वाभाविक है स्वामी जी को जूनागढ़ के प्रति अट्रैक्शन हो, गिरनार के प्रति अट्रैक्शन हो। स्वामी जी खुद भी ऊपर गए और वहाँ पर एक गुफा है, वहाँ पर उन्होंने कुछ दिनों तक ध्यान किया और हरिदास विहार देसाई ने उनका पूरा ध्यान रखा। स्वामी जी पत्र में लिखते हैं कि आपका ये दिस रिफ्लेक्ट्स योर फादरली अफेक्शन, कि आपके पिता के समान हृदय का परिचय देता है कि आप इतने दूर किसी मनुष्य आदमी को आपने भेजा मेरी खोज खबर लेने के लिए, पर मुझे यहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही दिनों में मैं नीचे उतरूँगा। तो नीचे उतरना थोड़ा कठिन तो है, पर ऊपर चढ़ना और भी ज़्यादा कठिन है। और प्रत्येक जगह पर यही बात है, चाहे वो गिरनार में चढ़ना हो, चाहे दूसरी जगह पर चढ़ना हो। तो ये वहाँ पर उन्होंने तपस्या की। वहाँ पर दामोदर कुंड है, जिसमें कि नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े संत हो गए, भक्त कवि नरसिंह मेहता, अद्भुत संत, कितने उनके काव्य हैं। उनका वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए गांधी जी का बहुत प्रिय भजन था, प्रतिदिन उनकी प्रार्थना में गाया जाता था। वही नरसिंह मेहता यहीं जूनागढ़ में रहते थे। ये जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जहाँ रहते थे, वहाँ हरिदास देसाई जी ने मंदिर नया बनवा दिया, उसका पूरा जीर्णोद्धार किया। फिर अशोक का शिलालेख वहाँ पर है, ऐतिहासिक शिलालेख है, ऐतिहासिक जगह है। दामोदर कुंड है, जहाँ पर नरसिंह मेहता रोज स्नान करते थे। मुचकुंद की गुफा है, सभी ऐतिहासिक स्थल है। और वो ब्रिज एक है, अभी आजकल जो ब्रिज है, वो ब्रिज एक छोटी सी नदी है, उसको पार करना पड़ता था, तो ब्रिज नहीं था। ये हरिदास देसाई ने अपनी माँ की स्मृति में खुद खर्च करके वो ब्रिज बनवाया। और ये माउंट गिरनार में चढ़ने की तो कोई सीढ़ी ही नहीं थी, तो साधारण मनुष्य कैसे चढ़ेगा? जो माउंटेनियर है वही चढ़ सकता था। तब उन्होंने ये योजना बनाई कि सीढ़ियाँ बनाएंगे।
तो राजा ने तो जो नवाब थे कहा भाई गिरनार में क्या है? और गिरनार इतना प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, वहाँ जैन इतना अद्भुत जगह है, वहाँ बौद्ध मंदिर है, जैन मंदिर है, हिंदू मंदिर है, मानो सर्वधर्म समन्वय स्थली है वो। और कैसे कैसे मंदिर, वहाँ पर जाने से पता लगता है कि अद्भुत कला कौशल्य वाले। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक कदम था हरिदास देसाई का कि वहाँ सीढ़ी बनवाना। तो सीढ़ी बनवाने के लिए राज्य ने बता दिया कि हम एक भी पैसा नहीं देंगे। नवाब ने बता दिया। नवाब के साथ हरिदास देसाई का काफ़ी अच्छा मेल जोल था, मनमेल था। हरिदास देसाई का उन पर बहुत ही बड़ा इम्प्रेशन था, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, इसमें से तो हम खजाने से कुछ नहीं देंगे। तब हरिदास देसाई ने तरकीब निकाली, आइडिया। उन्होंने लॉटरी निकाली, गिरनार लॉटरी के नाम से लॉटरी निकाली। लॉटरी से उन्होंने 3 लाख रुपया कलेक्ट किया और उससे ये 12,000 स्टेप बनाए। वो स्टेप अभी भी है। तो ये हरिदास देसाई का ये गुना, और एडमिनिस्ट्रेशन में इतने पक्के, इतने एफिशिएंट, और उनका व्यक्तित्व था एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी, और इतने सारे रिफॉर्म उन्होंने किए। कितने ऐतिहासिक स्थलों, इतिहास प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे, कई साहित्य प्रेमियों को उन्होंने बढ़ावा दिया। इतिहास प्रेमी थे, ऐतिहासिक स्थलों को बढ़ावा दिया, उनका जीर्णोद्धार किया। कितने ही जगह पर, कितने ही जगह का जीर्णोद्धार किया। फिर वहाँ 10 साल थे जूनागढ़ के दीवान के हिसाब से, तो इतने सारे रिफॉर्म किए। उसके पहले वो जब वहाँ पर थे वढवाण में, तो वढवाण में भी उन्होंने बहुत जगह के पर उन्होंने, ये भावनगर के दीवान थे, वढवाण के दीवान थे, वांकानेर के दीवान थे, ईडर के दीवान थे, ये सभी जगह पर उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इनका लोहा मानती थी, और ऐसी ऐसी समस्या को उन्होंने समाधान किया जो कोई नहीं कर सका था, कोई भी नहीं कर सका था। तो मैया जाति के साथ हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई होती थी, और मैया जाति के लोगों को, इसके पहले के दीवान जी ने 100 से अधिक मैया वो का गोली मार करके उनका खून कर दिया था। उसके कारण ये मैया जाति के लोग इतने अधिक ये शासन के विरुद्ध में थे और इतने अधिक एग्रेसिव हो गए थे कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल था। हरिदास देसाई ने पुरानी शत्रुता भूल करके उनकी जो राइटफुल जस्टिफाइड उनकी जो ज़मीन थी वो वापस दिलाई, और ये मैया लोगों का हृदय परिवर्तन करा दिया। ये अद्भुत एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद दूसरी एक समस्या आई मकराणों की। मकराणा जाति थी अत्यंत फियर्सफुल, बहुत ही भयंकर लड़ाकू जात, और उसमें इतने सारे डाकू थे। ये डाकू में सबसे ज़्यादा फेमस डाकू था, कुख्यात डाकू, वो था कादू मकराणी। कादर बख्श उसका नाम था, मुस्लिम था। ये कादर बख्श इतना भयंकर था, आज भी गुजरात में, काठियावाड़ में, विशेष करके सौराष्ट्र में, आज भी कादू मकराणी का नाम आने से लोग ऐसे कांपने लगते हैं आज। तो समझ जाइए उस समय क्या स्थिति होगी। कादू मकराणी का नाम सुनकर के सब रोंगटे खड़े हो जाते थे, भयभीत हो जाते थे। ऐसे कादू मकराणी को ये हरिदास देसाई ने टैक्टफुली, उनके पीछे पुलिस लगाई, सीआईडी लगाई, ये सब करके कादू मकराणी फिर भगा। कितनी जगह भगा, भगते 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 आखिरी में कराची में पकड़ा गया, और फिर कराची में उसकी फांसी हुई। तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट था कि ये नवाब जो थे इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत उन्होंने ऐलान किया 1 लाख रुपया मैं इनाम देता हूँ, कि ये काम किसी के बस का नहीं था, कादू मकराणी को मारना। और पूरी मकराणी जात जो थी डाकुओं की पूरी कंट्रोल में आ गई, और पूरे जूनागढ़ में उसका वो इतनी अधिक जगह केवल लूटपाट नहीं करता था, जितने लोगों का सब नाक और कान काट लेता था। इसलिए भयभीत होते थे लोग। पैसा ले जाता था इतना नहीं है वो, ये जो कादू मकराणी और उनकी पूरी गैंग,
ये जितने लोगों के यहाँ डाका डालते थे, पैसा सब ले जाते थे और सबके नाक और कान काट डालते थे। इसलिए इतना टेरर आया था। ये टेरर में से जूनागढ़ के लोग इतने माने शांति की उन्होंने सांस ली, मानो जीवन मानो उनको फिर से वापस लौटाया। सब समय टेरर में रहते थे, कब हमारे कान कट जाएंगे, नाक कट जाएगी। और इसमें से ये जूनागढ़ के दीवान जी ने, हरिदास देसाई ने उनको छुड़ाया। ऐसे बहुत सारे उन्होंने इतने सारे काम किए हैं। रेलवे लाइन उन्होंने डलवाई। जूनागढ़ को वेरावल से, माने वेरावल माने सोमनाथ महादेव का मंदिर वहीं पर है, वेरावल से जुड़ा दिया। वहाँ वेरावल पोर्ट के साथ रेलवे लाइन जुड़ा दिया। उससे कितने सारे सामान का आना जाना वो पॉसिबल हो गया। इतना ही नहीं, पूरी इंडियन रेलवे के साथ उन्होंने जूनागढ़ के साथ उसका कनेक्शन कर दिया रेलवे लाइन से। माने इतने 10 साल में उन्होंने जो मानो चेंज किए हैं, अद्भुत चेंज किए हैं। तो उसके बाद में ये 1894 में हर मैजेस्टी द क्वीन ने, रानी ने वो सब बातें उनकी सुनी वहाँ इंग्लैंड में, कितने इस प्रकार के काम किए हैं। तो 1894 में एक एक्सेप्शनल केस के हिसाब से एक ओपियम कमीशन, रॉयल ओपियम कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। उसमें सब ब्रिटिश बड़े बड़े लोग थे, नामांकित लोग थे, जिसको बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में फेमस ऐसे लोग सभी ब्रिटिश थे। केवल 2 एक्सेप्शन थे इंडियन। एक थे दरभंगा के महाराजा स्वयं, और दीवान जी में दीवान जी के कैटेगरी के केवल एक, और ये थे हरिदास बिहारी देसाई। इतना उनका नाम देश विदेश में हो गया था। और बाद में तो लॉर्ड ब्रुसे उन्होंने तो ये कहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इनको नाइटहुड देना चाहिए। नाइटहुड माने उससे बड़ी तो कोई कैटेगरी उस समय होती नहीं थी। और किसी दीवान को नाइटहुड दिया जाए, बड़े बड़े महाराजों को भी नाइटहुड नहीं मिलता था, कितना भी कोई अच्छा काम करे। पर इनको, दीवान जी को नाइटहुड देने का प्रपोजल लॉर्ड ब्रुसे ने दिया था। परंतु हरिदास देसाई ने कहा नहीं, मैं कोई सम्मान स्वीकार करना नहीं चाहता हूँ। और उनको फिर वो ये करना भी नहीं पड़ा था। 17 जून को 1895 को नडियाद में उनकी एक छोटी सी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जन्म हुआ था 1840 में और 1895 में उनका देहांत हो गया। तो मरते समय उनको कोई विशेष ये भी रोग ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन का थोड़ी सी बीमारी में ही। पर बीमारी के पहले ही उन्होंने, मानो उनको पता लग गया था, वो बहुत ईश्वर के भक्त थे, उनको पता लग गया था कि शायद मेरा अंतकाल आने वाला है। तो उन्होंने ये पहले ही रेजिग्नेशन दे करके नडियाद अपने घर वापस आ गए थे। उनका ओरिजिनल प्लेस नडियाद में उनका जन्म हुआ था, नडियाद में उनका सब थे, उनके सब रिलेटिव। तो नडियाद में वापस आ गए थे और रिटायरमेंट का लाइफ लीड कर रहे थे। ज़्यादा दिन तक रिटायरमेंट उनको नहीं लेना पड़ा, उनको जीना नहीं पड़ा, बस कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया। पर अद्भुत उनका जीवन था। और ये कादू मकरानी ने, जो कादू मकरानी जब मर गया तब ये लोग इतने फेरोशियस हो गए, ये मकरानी लोग। तो अब उन्होंने ऐलान किया कि हम हरिदास देसाई को मार करके रहेंगे। और इसको हरिदास देसाई को पता लग गया था कि मेरी जान खतरे में है। उनकी सिस्टर का विवाह था नडियाद में, फिर भी वो नहीं गए। और एक बार जा रहे थे वहाँ पर, जो गिरनार की तलेटी में एक मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने जा रहे थे घोड़ा गाड़ी में, और इन लोगों ने अटैक कर दिया। और ये भगवान की कृपा से, एक असीम कृपा से, उनकी पगड़ी थी, वो पगड़ी पर वो वार हुआ और फिर तुरंत वो भाग करके निकल आए, बच गए। पर वो अटैक हुआ था, ज़बरदस्त अटैक हुआ था उन पर, उनकी जान लेने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने, ये मकराना ऐसी भयंकर जो डकैत की जात थी, उनको कंट्रोल किया अपनी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा।
विकास के इतने सारे कार्य किए, 3 लाख की लॉटरी करके गिरनार की सीढ़ियाँ बनवाई, दामोदर कुंड पर ब्रिज बनवाया, अपनी माँ की स्मृति में नरसिंह मेहता का मंदिर बनवाया। ऐसे बहुत सारे विकास के काम किए, रेलवे लाइन बिछाई। और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर, हाँ, जब वो इनका जब अटैक हो गया था, उसमें से बच गए थे, तो उनकी पत्नी ने कहा, उन्होंने एक मानता मानी थी कि इस प्रकार से मेरे पति देवता बच गए हैं, तो उन्होंने मानता मानी थी, इसलिए फिर वो मंदिर के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पर ये जो गिरनार है, गिरनार पर पालथर चट्टी है। ये पालथर चट्टी में उनको एक संत का दर्शन हुआ। ये 1888 की बात है। 1888 स्वामी विवेकानंद गए हैं 1891 में, उसके पहले की बात है। तो उस समय उनको एक संत के दर्शन हुए। संत को उन्होंने आशीर्वाद दिया, संत को उन्होंने प्रणाम किया और भक्तिपूर्वक, और संत ने भी आशीर्वाद दिया। और उन्होंने पूछा हरिदास देसाई जी को कि आप वरदान मांग लो मेरे पास। हरिदास देसाई ने हाथ जोड़ कर कहा, प्रभु ने सब कुछ दिया है, बस प्रभु में भक्ति हो और कुछ हमको नहीं चाहिए। तो उनके निस्वार्थ भक्ति के सिवा उनको कुछ चाहिए था नहीं। पर उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे 3 पुत्रियां हैं, यदि पुत्र हो जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। तो वो संत ने उनको आशीर्वाद दिया, कुछ फल दिए और कहा कि आपको 2 बेटे होंगे, 2 पुत्र होंगे, एक नहीं 2 पुत्र होंगे। पर एक का नाम रखना संतराम और एक का नाम रखा साधुराम। और ठीक वैसे ही हुआ, 2 संतान हुई, दोनों का नाम उसी प्रकार से साधुराम और संतराम रखा गया था। और दोनों उसी प्रकार से काफ़ी भक्तिमान थे। तो यह जो हरिदास देसाई का जीवन अद्भुत जीवन है। परम भक्त इस तरफ बहुत कड़े शासक, इस तरफ एकदम दयालु, इस तरफ इतने सारे विकासों के कार्यक्रम करना, एक अद्भुत व्यक्तित्व। और इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद जी जब वहाँ पर इंग्लैंड में थे, तो एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया, तो उस समय कहा कि मेरे गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस है और ये हरिदास विहारदास देसाई जो हैं, जो इंडिया में हैं, उनको मैं पिता तुल्य समझता हूँ। और ही इज़ द ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया। ये ग्लैडस्टोन क्यों कहा उनको? स्वामी विवेकानंद जी ने हरिदास विहारदास देसाई को ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया क्यों कहा? उस समय ग्लैडस्टोन इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। वो लिबरल पार्टी के नेता थे और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, काफ़ी विकास के कार्य किए थे और पूरा एजुकेशन उन्होंने फ्री कर डाला था, निःशुल्क कर डाला था। जिस प्रकार से हरिदास देसाई ने एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म किया और कई जगह पर कई रीति रिवाजों में रिफॉर्म किया, कई विकास के काम किए, वही इन्होंने भी किया था, ग्लैडस्टोन ने। इसलिए ग्लैडस्टोन का, विलियम ग्लैडस्टोन का बहुत नाम था। इनका उनका जन्म हुआ था 1809 में, 1898 में इनका निधन हुआ था। तो ये ग्लैडस्टोन का उस समय बहुत नाम था। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा हरिदास विहारीदास देसाई इज द ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया। इससे पेपर में आ गया, ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया। इससे बड़ा क्या कोई परिचय दे सकता है हरिदास विहारीदास देसाई का? ये स्वामी विवेकानंद को इनके प्रति श्रद्धा भी थी, सम्मान की भावना थी, उनको पिता के तुल्य उनको सम्मान करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे, उनको मदद करने के लिए, और मित्र भी थे। और मित्रता भी कैसी? ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। मित्र कैसा हो? जो एक दूसरे की मदद करे। तो जब हरिदास देसाई को बहुत समस्या थी तो स्वामी जी उनको मदद करते हैं। जब स्वामी जी के ऊपर ये सभी, जैसा हमने बताया था, क्रिश्चियन मिशनरी और उसमें जुड़ गए थे, प्रताप चंद्र मजूमदार वगैरह भारतीय मिलकर के दुष्प्रचार कर रहे थे, झूठ मूठ की बातें, चरित्र पर आरोप लगा रहे थे, दुष्प्रचार चल रहा था स्वामी विवेकानंद के ऊपर।
उस समय स्वामी विवेकानंद के जो परम मित्र ऐसे प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, इनको भी संशय होने लग गया जब इतना सारा पेपर में आने लग गया कि सचमुच मैंने गलती तो नहीं की है स्वामी जी के बारे में इतना ये परिचय पत्र दे करके। इनको भी डाउट हुआ, प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को। और जिस मिस्टर हेल के यहाँ रह रहे थे, जो उनका हेडक्वार्टर था, विलियम जी हेल और मिसेस हेल, और ये इनका भी थोड़ा थोड़ा संशय होने लग गया। इधर बाकी उनके जितने थे मित्र, उनमें भी संशय होने लग गया। उस समय हरिदास विहार देसाई ने इनको सबको पत्र लिखा कि मैं स्वामी विवेकानंद को स्वयं जानता हूँ, एक बहुत बड़े संभ्रांत परिवार से आ रहे हैं, उनके परिवारजनों को मैं मिला हूँ कलकत्ता में, और ये बहुत बड़े विद्वान हैं और ही इज़ नॉट ए चीट, और ये हमारे यहाँ के भारत के बहुत बड़े विद्वानों में और वे सच्चे सन्यासी हैं, वे कोई चीट नहीं है, वो धोखेबाज या धूर्त नहीं है। ये उन्होंने लिख करके सबको पत्र दिया, उससे काफ़ी फर्क पड़ा। एक मेंबर ऑफ ओपियम कमीशन ऑफ इंडिया, केवल दीवान जी गुरुदास दीवान जी के हिसाब से लिखते तो उतना फर्क नहीं पड़ता। जूनागढ़ नाम का कोई स्टेट है, उस स्टेट का नाम भी कोई नहीं, किसी नहीं सुना अमेरिका में, वो जूनागढ़ का एक बहुत बड़ा स्टेट है, उसके दीवान जी ने लिखा, प्राइम मिनिस्टर ने, दैट डजंट मेक ए डिफरेंस। ओपियम कमीशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके एक मेंबर ऑनरेबल वो लिख रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, तब जा करके सबको तसल्ली हुई। इट वॉज ए ग्रेट थिंग। तो दोनों एक दूसरे को मदद भी करते थे, फ्रेंड के समान फ्रेंडली मदद करते थे। पत्र भी, आप पत्र देखेंगे स्वामी जी के जो पत्र हैं तो पता पड़ेगा कितना स्वामी जी उनके लिए चिंतित थे, उनको कितनी मदद करते थे। इधर हरिदास देसाई इनके लिए कितना चिंतित थे, कितनी मदद करते थे। अद्भुत उन दोनों के बीच में संबंध था, उसके बारे में कल बात करेंगे। आज एक ही बात जब निकली है तो किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद की हरिदास देसाई को मदद करते थे। एक बार हरिदास देसाई बहुत ही चिंतित अवस्था में थे, तो स्वामी जी ने पूछा क्या बात है? बोले आपको बोल के क्या फ़ायदा है, पॉलिटिकल मैटर है। बोले बोलिए तो सही। तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार से एक ऐसा एक बड़ा पेचीदा मामला है, इधर मैं इस काम करता हूँ तो हमारे जो नवाब है, नवाब नाराज़ हो जाएगा, यदि इसको ठीक प्रसन्न करने जाता हूँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नाराज़ हो जाएगी। ये दोनों के बीच में बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। स्वामी जी ने कुछ नहीं बोला, वो कुछ नहीं बोले, तुरंत उस समय पेन लिया, पेपर लिया, एक लेटर ड्राफ्ट किया। अच्छा सुनिए, देखिए ऐसा लेटर आप यदि ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते कैसा रहेगा? अरे अद्भुत, बोले इसमें सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा। इसी प्रकार का लेटर मैं सोच रहा था, ये होने से ये है डिप्लोमेटिक लेटर है जिसमें दोनों पार्टियां खुश रहेगी। इस प्रकार से स्वामी जी का कितना, माने केवल वो सन्यासी आध्यात्मिकता में बढ़े हुए थे ऐसे नहीं थे, उनका डिप्लोमेटिक नॉलेज भी इतना था। ही वॉज ए ग्रेट स्टेट्समैन ऑल्सो। डिप्लोमेटिक भी उनके पास इतना नॉलेज था कि ये हरिदास देसाई जैसे दीवान जी इतने बड़े स्टेट्समैन को उन्होंने एडवाइस दे करके उनको इस प्रकार से मदद की। तो जो भी होगा, ये ग्लैडस्टोन ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद, हरिदास देसाई और स्वामी विवेकानंद के बीच में एक अद्भुत रिलेशनशिप था, उसके बारे में कल बात करेंगे। आज यहाँ समाप्त करें।